हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेथड्स ऑफ होम साइंस टीचिंग के अंतर्गत आज हम देखेंगे प्रदर्शन विधि, ऐतिहासिक विधि, केंद्रीय वृत्त विधि तथा प्रकरण विधि के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षण की समस्त क्रियाओं का केंद्र बिंदु उसको पढ़ाई जाने वाली तरीके या विधियों से होता है। जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, शिक्षण विधि यथार्थवादी दृष्टिकोण एवं परिचित से अपरिचित की ओर केंद्रित होनी चाहिए। यथार्थवादी अधिगम स्पष्ट संस्कारी कणों को जन्म देता है या फिर गुणों को जन्म देता है, जिसके फलस्वरूप सृजनात्मक शक्तियाँ उचित प्रकार से कार्यरत हो जाती हैं, चाहे वह हमारा हृदय हो, कल्पना हो या मस्तिष्क हो। यथार्थ यानी कि वास्तविकता से बिछुड़कर प्रत्येक चीज विकृत हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर वास्तविकता नहीं होती है, सिर्फ कल्पना होती है या कृत्रिमता होती है, उसका नष्ट होना एक ना एक दिन आवश्यक ही है। यानी कि उसे किसी न किसी दिन मानने वाले लोग ही छोड़ दिया करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अधिगम प्रक्रिया में यदि केवल मात्र अमूर्त विषय वस्तु के विषय में ज्ञान दिया जाए तो ये मस्तिष्क में स्थायी नहीं रह पाता। मूर्तपन इसी कारण अपेक्षाकृत स्थायी रहता है, यानी कि जो वास्तविकता रहती है स्थायी हो जाता है। यही कारण है कि मूर्त से अमूर्त फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का शिक्षण सूत्र एक सफल एवं उपयोगी सूत्र माना गया है। प्रदर्शन विधि इसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इससे अध्यापिका छात्राओं के सम्मुख प्रयोग का प्रदर्शन करती है एवं उस प्रयोग से संबंधित विभिन्न पक्षों की व्याख्या करती है। छात्राओं की ओर से भी इसमें सक्रिय सहयोग रहता है। इस प्रकार इस विधि में उनकी निरीक्षण शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। पाठ एक पक्षीय न रहकर द्विपक्षीय हो जाता है और छात्राएं और अध्यापिका दोनों ही पाठ में रुचि लेती हैं और निरंतर उनकी रुचि बनी रहती है। इसी के साथ हम देखेंगे कि एक सफल प्रदर्शन हेतु सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए। निश्चित रूप से किसी भी शिक्षण की ये विधि सबसे प्रभावशाली है, किंतु इसकी उपयोगिता इसकी सफलता पर निर्भर करती है। एक बुरे प्रकार से किया गया असफल प्रदर्शन लाभ के स्थान पर हानि पहुंचा सकता है। यदि शिक्षिका कुछ सावधानियों को दृष्टिगत रखे तो प्रदर्शन के अर्थपूर्ण व सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखेंगे प्रिकॉशंस फॉर गुड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि एक सफल प्रदर्शन हेतु सावधानियां। प्रदर्शन के लिए अग्रिम रूप से पूरी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। जब तक पूर्ण रूपरेखा तैयार ना हो प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। समस्त सावधानियां कर लेने के पश्चात भी यदि प्रदर्शन असफल हो जाए तो शिक्षिका को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए और उस परिस्थिति को छात्राओं के सम्मुख एक समस्या समाधान के रूप में रख देना चाहिए। प्रदर्शन के लिए ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह प्रत्येक छात्रा को दिखाई दे रहा हो, क्योंकि कोई भी चीज़ या वस्तु दिखाई जा रही है। इसके लिए यदि आवश्यकता है तो शिक्षिका छात्राओं के बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन कर सकती है। प्रदर्शन मेज पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदर्शन मेज के पीछे की दीवारों के रंग व अध्यापिका को अपने वस्त्रों के रंग का भी प्रदर्शन के समय ध्यान रखना चाहिए, जिससे प्रत्यारोपण के परिणाम स्वरूप रंग भ्रम की संभावना न रहे। जैसे मान लीजिए पौधे का प्रदर्शन किया जा रहा है जो हरे रंग का है और अध्यापिका ने अपनी हरे रंग की साड़ी पहन रखी है, तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है उसके जो पौधा दिखाया जा रहा है उसके भाग दिखाई ना दें। इसी प्रकार काले श्यामपट के सामने काली चीज का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।
प्रदर्शन में एक ही विचार पर महत्व देना चाहिए। बहुत अधिक विचारों को एक ही समय में प्रदर्शित करने से भ्रम उत्पन्न हो सकता है। प्रदर्शन मेज पर अनावश्यक अतिरिक्त वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई एक छोटी वस्तु है और बड़ी बड़ी वस्तुएं वहाँ रखी हुई हैं, तो छात्राएं ये ध्यान नहीं रख पाएंगी कि किस वस्तु के विषय में विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। सभी सामग्री क्रमबद्ध रूप से समायोजित होनी चाहिए, जिससे प्रयोग के समय इधर उधर खोजना न पड़े। प्रदर्शन सामग्री जहाँ तक संभव हो बड़े आकार की होनी चाहिए। प्रदर्शन सदैव पूर्व ज्ञान एवं दैनिक जीवन की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। किसी पूर्व अर्जित तथ्य या सिद्धांत के सत्यापन हेतु भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, किंतु ये तभी प्रभावशाली होगा जबकि कार्य कारण संबंध स्पष्ट हो। प्रदर्शन के मध्य निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण संबंधी सारांश लिखने को श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए, किंतु प्रयोग को मध्य में छोड़कर श्यामपट्ट का प्रयोग करना उचित नहीं है। प्रदर्शन तीव्रता से स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। छोटे छोटे सामान्यीकरण तथा साथ साथ सामान्यीकरण निकालते जाने चाहिए। जटिल व लंबा प्रदर्शन भ्रांति उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए प्रदर्शन के उद्देश्य को पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहिए। छात्राओं के निरीक्षण एवं निष्कर्षों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने को कहा जाना चाहिए। अब हम देखेंगे इसके गुण यानी कि मेरिट्स। ये विधि सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक आधार पर टिकी हुई है, क्योंकि इसमें स्मृति एवं कल्पना का सहारा नहीं लेना पड़ता है। वस्तु मूर्त रूप में छात्राओं के सम्मुख होती है। उन्हें स्वयं ही सामान्यीकरण विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है। इससे अधिक स्थायी रहता है। साथ ही निरंतर रुचि होने के फलस्वरूप वह ज्ञानार्जन के लिए तत्पर रहता है। ये विधि तब बहुत उपयोगी हो जाती है जबकि यंत्र अथवा उपकरण अत्यधिक मूल्यवान हो और उनके टूटने या बिगड़ने का खतरा हो। ये विधि दूसरी विधियों की अपेक्षा बहुत कम खर्चीली है। जहाँ छात्राओं को व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करने की सुविधाएं उपलब्ध ना हो, वहाँ इसी विधि के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विधि में समय की भी बचत होती है, क्योंकि थोड़े समय में ही अनेक सामान्यीकरण किए जा सकते हैं। यद्यपि ये विधि छात्रा केंद्रित नहीं है, किंतु फिर भी इसमें छात्रा निष्क्रिय नहीं रहती। उन्हें अनेक क्रियाओं जैसे निरीक्षण करना, प्रश्नों का उत्तर देना आदि में व्यस्त रखा जाता है। अब हम इसी के साथ देखेंगे दोष यानी कि डिमेरिट्स। इस विधि में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए कोई स्थान नहीं है। मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली छात्राओं को एक गति से चलाया जाता है। इसमें कार्य करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें अधिकांश समय अध्यापिका ही सक्रिय रहती है। छात्राओं को स्वयं करके देखने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। इसमें छात्राओं में आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाता है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि ये गृह विज्ञान शिक्षण की एक अत्यंत उपयोगी विधि है, क्योंकि इसमें शिक्षण और शिक्षार्थी में एक प्रवाह रहता है, क्योंकि इसमें अमूर्त को मूर्त में प्रदर्शित किया जाता है। अतः इसके द्वारा यथार्थ शिक्षण रहता है। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक विधि यानी कि हिस्टोरिकल मेथड। गृह विज्ञान शिक्षण में कुछ ऐसी विधियां हैं जिनका कभी कभी ही प्रयोग किया जाता है। ना तो शिक्षा जगत में से संबंधित व्यक्ति ही उसके विषय में सचेत रहते हैं और ना शिक्षिका ही। ऐतिहासिक विधि भी एक ऐसी ही विधि है जिसका मात्र सैद्धांतिक महत्व है। इस विधि में पाठ्य वस्तु के ऐतिहासिक पक्ष को ही उजागर करना होता है। इससे ज्ञान के क्रमिक विकास का पता चलता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक गृह विज्ञान विकास कि जिन चरणों से गुजरा है उसका क्रमबद्ध इतिहास बालकों के सम्मुख रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे ऐतिहासिक विधि के गुण और दोष। तो सबसे पहले देखते हैं मेरिट्स यानी कि गुण। यह विधि छोटे बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। छात्राओं को आलोचनात्मक रूप से चिंतन विकसित करने में सहायक है। पूर्व विज्ञान संस्कृति व वैज्ञानिकों के प्रति आदर का भाव विकसित करती है। दोषों के विषय में प्रकाश डालते हुए कहा जा सकता है कि सैद्धांतिक तथ्यात्मक ज्ञान देना संभव नहीं है। वर्तमान के संदर्भ में अधिक उपयोगी नहीं है। विषय वस्तु का गहनता से अध्ययन संभव नहीं हो पाता है और प्रत्येक प्रकरण इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। फिर भी ऐतिहासिक विधि को एक पूरक युक्ति के रूप में प्रयोग करना उपयोगी होगा, ये निष्कर्ष रूप में इसमें कहा जा सकता है। अब इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट केंद्रीय विरक्त विधि।
कॉन्सेंट्रिक मेथड वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये एक शिक्षण विधि नाओं का शिक्षण प्रणाली है। इसमें गृह विज्ञान की संपूर्ण पाठ्य वस्तु को केंद्रीय वृत्तों में विभाजित कर लिया जाता है और विभाजन का आधार सरल से जटिल फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। उदाहरणार्थ, यदि गृह विज्ञान की पूर्ण पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के लिए 5 वर्ष लगते हों तो अध्यापक या अध्यापिका उस संपूर्ण पाठ्य वस्तु को 5 वर्षों के पाठ्यक्रम के अनुसार विभाजित कर लेती है या लेते हैं। आरंभ के वर्षों में सरल सामग्री होती है और उत्तरोत्तर कठिन होती चली जाती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष बालक नवीन कक्षा में भी आ जाता है और पाठ्यक्रम भी पूरा हो जाता है। इस विधि में अध्यापिका पाठ्य योजना के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम की योजना पहले से ही तैयार कर लेती हैं। तत्पश्चात प्रत्येक पाठ की विस्तृत रूप से पाठ्य योजना भी बनानी पड़ती है। योजना में विषय सूची बनाने के अतिरिक्त उसमें उद्देश्य, प्रक्रिया, शिक्षण सामग्री, समस्याएं, प्रश्न एवं मूल्यांकन सभी का होना जरूरी होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रकरण विधि यानी कि टॉपिक मेथड, जो कि 4th विधि ली गई है इसमें आज की इस वीडियो में। केंद्रीय वृत्त विधि के समान प्रकरण विधि भी वास्तविक अर्थों में विधि न होकर एक तरह से प्रणाली ही है। इसका आधार मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान का एक आधारभूत सत्य है कि मानव मस्तिष्क के पूर्ण यानी कि होल के रूप में कार्य करता है और किन्हीं अलग अलग शक्तियों के लिए उत्तरदायी पृथक खंडों में विभाजित नहीं है। दूसरा आधार इस विधि का ये है कि विविधता भ्रम को जन्म देती है और ज्ञान अपने संपूर्ण रूप में अधिक स्थायी होता है। गृह विज्ञान में छोटी कक्षाओं में समान गृह विज्ञान का प्रावधान इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में किसी प्रकरण को गृह विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पृथक पृथक नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि विभिन्न शाखाओं से विषय वस्तु को एक प्रकरण को केंद्र मानकर एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार एक समन्वित इकाई के रूप में ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए यदि वायु का प्रकरण है तो उसकी रासायनिक संरचना से संबंधित ज्ञान रसायन विज्ञान से एकत्रित किया जाता है। वायु दाव आदि ज्ञान भौतिक विज्ञान से, श्वसन संपादन आदि का ज्ञान जीव विज्ञान से लेकर एक इकाई के समन्वित रूप में उसका शिक्षण किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इस विधि के एक परिवर्तित प्रारूप का प्रयोग किया जाता है, जहां अध्यापिका इसका केंद्र बिंदु होती है। ये प्रकरण जो है ये घोषित करता है कि छात्रा को उससे संबंधित पूर्व ज्ञान से अवगत कराते हैं, प्रश्न पूछते हैं, संभावित समस्याओं के समाधान पर वाद विवाद करते हैं। जिन प्रश्नों का हल वह स्वयं खोजने में असमर्थ होते हैं उन्हें उत्तर हेतु अध्यापिका के सम्मुख प्रेषित किया जाता है। अध्यापिका उनके आधार पर मार्गदर्शन करती है। प्रकरणों का चुनाव दैनिक जीवन की गतिविधियों से अथवा चारों ओर के वातावरण से किया जाता है। इस प्रकार छात्राएं वैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ अग्रिम रूप से भावी जीवन के लिए भी तैयारी कर लेती हैं। कुछ प्रकरणों को जैसे कि वायु, भोजन, वस्त्र, बीमारी, गृह, यातायात ये जीवन केंद्रित प्रकरण है। वातावरण केंद्रित प्रकरण है। प्रदूषण, पौधे, कार्य एवं शक्ति, ऊष्मा का प्रभाव, संचार इत्यादि। अब हम इसके गुण और दोष देख लेते हैं। गुण है यानी कि मेरिट्स, समन्वित ज्ञान प्राप्त होता है, विभिन्न विषयों के मध्य सह संबंध स्थापित किया जा सकता है, शिक्षण जीवन से सीधे संबंधित होता है, शिक्षण वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होता है और रुचि की निरंतरता बनी रहती है। और इसी के साथ देखेंगे दोष यानी कि डिमेरिट्स। पाठ्यक्रम को इस विधि द्वारा पूरा करना कठिन हो जाता है। इस विधि के लिए उपयुक्त पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाएं साधारणतः उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। फिर भी निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो विद्यालय ये सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं वहाँ इस विधि को अवश्य प्रयोग करके देखना चाहिए, क्योंकि इस विधि के माध्यम से बालक के सर्वांगीण विकास की संभावनाएं सर्वाधिक है। भावी जीवन की तैयारी के लिए भी ये विधि अधिकतम अवसर प्रदान करती है। आज की इस वीडियो में हमने प्रदर्शन विधि, ऐतिहासिक विधि, केंद्रीय वृत्त विधि तथा प्रकरण विधि के विषय में देखा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।